मैं तकलीफ में हूं, हम तकलीफ में हैं, पूरा देश तकलीफ में है। आज कोरोना काल के दौरान देश में अब भी मामले 4 लाख के करीब आ रहे हैं। हर वक्त कोई ना कोई कोरोना से ग्रसित हो रहा है, लेकिन इस पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि हालात ऐसे क्यों हैं। शुरुआत कर लेते हैं उस बड़ी खबर के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बार पिछले 5 दिनों बाद देश में 4 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। उम्मीद जरूर जगाते हैं, लेकिन ये मामले फिर भी इतने ज्यादा हैं कि उसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराना स्वाभाविक है। 3,66,000 से ज्यादा मामले, एक दिन में 3747 लोगों की मौत, एक दिन में हालांकि 3,53,000 लोग ठीक भी हुए। बीते 9 दिन में 35 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना काल एक भयावह दौर में ले गया है तमाम देश को। व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, एक के बाद एक मरीजों का तांता लग रहा है। केवल आस इस बात की ऑक्सीजन मिले, जीवन बचे, लेकिन ऑक्सीजन जो डिमांड से ज्यादा हमारे देश में पैदा होती है, बनाई जाती है, वो भी मरीजों तक पहुंचनी मयस्सर नहीं हो पा रही है। कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें करने में इतनी देर हो गई कि आज हम केवल शवों की संख्या गिन पा रहे हैं। इसमें कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने नाते टूट रहे हैं, लोगों के घरों में मातम है, और अगला नंबर किसका है ये कोई नहीं जानता। इसलिए फिलहाल देश के तमाम नागरिकों को इंडिया न्यूज की तरफ से एक ही संदेश, इस वायरस से डरने की जरूरत जरूर है। इस वायरस को देखते हुए उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जरूरत है जिसे SMS कहा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। हम बहुत जल्द दवा के करीब भी हैं, हम बहुत जल्द वैक्सीनेशन के भी करीब हैं, लेकिन अभी हम सबको इन नियमों का पालन करना होगा। एक दिन में 3,747 संक्रमितों की मौत अगर 4,000 के आंकड़े से कम है तो ये खुशी का वक्त नहीं है। 3,747 लोग हमारे बीच से जा चुके हैं उस कोरोना की वजह से, जिसके ऊपर हम यकीन कर रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उसे मात दे देंगी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ गई, छोटी पड़ गई, और हम लगातार चल रही सियासत के एक हिस्सा बनकर ही रह गए। आखिर सांसों पर सियासत क्यों चल रही है, इस ब्रेकिंग न्यूज को समझिए, इन तमाम जानकारियों को जानिए। 3,53,000 का ठीक होना उम्मीद जरूर देता है, लेकिन हमें इशारा भी देता है कि अभी भी बहुत सारे उपाय करने बाकी हैं। और इसके साथ एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में कोरोना बम फटा है। सरोज हॉस्पिटल में इस वक्त 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। एक सीनियर डॉक्टर की कोरोना से मौत की भी खबर है। 12 डॉक्टरों को गंभीर हालत में इस वक्त भर्ती किया गया है। अस्पताल की सभी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो सर्विसेज थी, OPD सर्विसेज, वो बंद कर दी गई हैं। मधुबन चौक के सरोज हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। और यही वो डर था जिसे हम लगातार सामने रख रहे थे कि जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर वो थक गए, अगर वो कोरोना की जद में आने लगे तो फिर हमारी सुविधाओं का क्या होगा। एक सीनियर डॉक्टर की मौत, 12 डॉक्टर गंभीर, 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। मधुबन चौक के सरोज हॉस्पिटल में कोरोना बम का विस्फोट हुआ है। कोरोना पर सियासत हो रही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह घातक कोरोना होता जा रहा है। साथ ही इससे लड़ने के लिए तमाम इंतजाम भी अब किए जा रहे हैं। हवा में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। 4 तस्वीरें आप मेरे अगल बगल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अब वैक्सीनेशन तेज कर दिया। 11 और जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मजबूरी इतनी कि दिल्ली मेट्रो तक को बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच विदेशों से भी तमाम मदद आनी शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम देश जो कि भारत से बाहर दूसरे देश हैं, वो भी समझ गए हैं कि अगर इस मौके पर भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ गया तो ये चेन पूरे विश्व को अपने चपेट में ले सकती है। संपूर्ण लॉकडाउन ही क्या अब इलाज बचा है? क्या संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई और हल नहीं है? वो तमाम बातें जो अब जमीन पर उतरती दिखाई भी पड़ने लगी हैं। कहीं लॉकडाउन है, कहीं सख्त पाबंदियां तक लगा दी गई हैं। ये तमाम चीजें इस वक्त की तस्वीर हैं जो आप मेरे ठीक अगल बगल अभी इन 4 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लॉकडाउन की हम बात करें, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में भी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है।
सवाल इस बात का कि कहीं लॉकडाउन दिखाई पड़ रहा है, कहीं सख्त पाबंदियां हैं। आपको हम इससे जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर देश में इस वक्त तस्वीर क्या है। हवा में तो कोरोना का संक्रमण फैला ही, तमाम मदद भी आ रही है। दिल्ली ने अब लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। हालांकि शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम चाहेंगे कि यह लॉकडाउन छोटा ही रहे, लेकिन वैसी स्थिति दिख नहीं रही है। दिल्ली में मामले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी एक दिन में 23,000 लोग से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। तो संभल कर रहिए, बच कर रहिए, अपने पैरों में, अपने मुंह पर और अपनी नाक पर लॉकडाउन का उपाय आजमाइए। तो ऐसा होगा कि सरकारें फिर उस लॉकडाउन से बचेंगी जो लॉकडाउन आप सड़कों पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही भी हमको इस तरफ झोंक रही है। कोरोना संकट के बीच सांसों पर संकट के साथ बंद और पाबंदियों से गरीबों को 2 जून की रोटी कमा पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सड़क पर फैले दूध को एक मजदूर चाटने लगता है। भूखे मजदूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम क्या कहें और हम क्या यहाँ पर साबित करने की कोशिश करें, ये तस्वीर इस मजदूर के चेहरे पर तमाचा कम देश के उन तमाम दावों के ऊपर तमाचा जरूर है जो ये कहती हैं कि हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। हम बात करेंगे सियासत की और हम बात करेंगे सियासत से उपजी हुई तमाम लोगों से चर्चा भी करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। एक और तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर संकट के दौरान छवि चमकाने के लिए वैक्सीन विदेशों को निर्यात करने के आरोप बढ़ दिए, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के मुताबिक केंद्र से सिर्फ एक ही दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई, जबकि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पर गया, तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। तो यह समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। किस लिए किया ये? जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। मीट्रिक टन, जैसा कि मैंने बताया, उतनी ऑक्सीजन है जितनी ऑक्सीजन से हम इस समय वर्तमान में जितने अस्पतालों में बेड्स हैं जो ऑक्सीजन पे चलते हैं, चाहे वो आईसीयू का हो, चाहे नॉन आईसीयू का हो, चाहे वेंटिलेटर का हो, वो सारे बेड्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेकर चल पाएंगे। हमने ये कहा था केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कि आपको रोजाना 700 मीट्रिक टन देनी है। एक दिन अगर 700 मीट्रिक टन दे दी उससे बात नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को एक दिन तो पूरी ऑक्सीजन दे दें क्योंकि आपके पास 700 मीट्रिक टन आ गई और अगले दिन उसकी ऑक्सीजन घटा दें, अगले दिन ऑक्सीजन कम कर दें। आपने अपने बयान सुने राघव चड्ढा और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के। ऐसे वक्त में जब देशों पर सांसों का संकट है, जिम्मेदार नेता इलाज से पहले एक दूसरे को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए वो भी सुनते हैं। सबके लिए और आवास भारत के लिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। ये चिंता जिनको है उनको है, और जिन्होंने देश की चिंता नहीं की, जिनका डीएनए में ही
विदेशी भरा है, तो वो आपको दिखाई देता है कि वो तमाम ऐसी कंपनीज और ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि स्वदेशी के खिलाफ हैं। हमारा देश भी एक अलग स्थिति में इस वक्त आ गया है। पूरा देश कहने को तो एकजुट होने की बात करता है, लेकिन हम वार पलटवार करने से कहीं नहीं चूकते। हम ये बताने से नहीं चूकते कि हम कहां पर सही हैं। हम ये बताने से हमेशा बचते हैं कि हमसे गलतियां कहां हुई। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से होता है। लेकिन अगर इस स्थिति को लेकर जनता भुगतती रहती है, वो जनता जिसके जरिए, जिसको तमाम आश्वासन देकर, जिसको तमाम बेहतर जिंदगी के सपने दिखाकर सत्तासीन होती है, तमाम नेता अपने पदों पर जाते हैं, वो जनता क्यों ऐसे तमाम पेंडेमिक के बीच में ऐसे हालातों में छोड़ दी जाती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पुलकित नागर जुड़ गए हैं दिल्ली से। और पुलकित, दिल्ली को लेकर एक बात कही जा सकती है कि दिल्ली भारत का आईना है। अगर दिल्ली को हम देख लें तो एक सैंपल टेस्ट कर सकते हैं कि पूरे भारत की क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली की तस्वीर पूरे विश्व में भारत की तस्वीर भी सामने रखती है। आप रिपोर्टर भी हैं, इंसान भी हैं, खतरे में आप भी हैं, सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं। जब आपको जरूरी चीजें जमीन पर नहीं दिखती और जब आपको यह बताया जाता है कि इतने परसेंट ये हो गया, इतने परसेंट वो हो गया, और आंकड़ों में उलझते हुए आप खुद को देखते हैं, तो आपको कितनी कोफ्त होती है। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, जितने उपाय हो रहे हैं, ये भी बताइए, और जो कुछ भी वार पलटवार हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं ये भी समझाइए। देखिए, अगर हम जमीन पर देखें तो ग्राउंड पर ये इसमें कोई दोहराए नहीं कि लोगों को परेशानी हो रही है। अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां उन्हें नहीं मिल रही है, और यही वजह है कि ब्लैक मार्केट भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं विफल हुआ है। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं और ऑक्सीजन बेड्स, साथ ही वेंटिलेटर, नॉर्मल बेड्स, आईसीयू बेड्स, इनकी कमी साफ देखने को मिल रही है। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आईसीयू, वेंटिलेटर आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सच्चाई है। हालांकि इसके पीछे सरकारी दावा ये है कि केंद्र से जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से दिल्ली सरकार अपने बेड्स की संख्या नहीं बढ़ा पा रही है। ये सरकारी दावा है, दिल्ली सरकार का दावा है। उसके पीछे आंकड़े ये हैं, क्योंकि आपने आंकड़ों का जिक्र किया, तो आंकड़े ये हैं कि करीब कल 500 मेट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, जबकि खुद हाईकोर्ट ये कह चुका है कि करीब 700 मेट्रिक टन दिल्ली को देनी होगी। हालांकि दिल्ली जो डिमांड करती है वो 900 से भी ज्यादा मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड लगातार कर रही है। उसकी कई वजह भी दिल्ली सरकार इसके पीछे गिनवा रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा आईसीयू, ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है, और साथ ही जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी बहुत ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन चाहिए। हमने तमाम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी बेड्स की संख्या को नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरा आरोप प्रत्यारोप इस बात को लेकर चल रहा है कि वैक्सीन की कमी क्यों है। दिल्ली में अभी करीब 40 लाख डोज है, और दिल्ली सरकार इस समय 1 लाख डोज से ज्यादा वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा चुकी है, यानी कि हर 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब दिल्ली सरकार का ये दावा है कि वो चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर तमाम लोगों को वैक्सीन, दिल्ली के तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाए। ऐसे में दिल्ली सरकार को हर महीने 20 से 30 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी, और अगर वो उन्हें नहीं मिलती है तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे असर होगा। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप चाहते हैं राजीव कि आपको वैक्सीन लग जाए और आप कोविन ऐप पर जाते हैं, तो आप कई घंटे वैक्सीन की लाइन में कोविन ऐप पे ही लगे रहेंगे। मेन सेंटर पर जाकर तो लगना ही पड़ेगा, कोविन ऐप पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, और उसके पीछे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उन्होंने पहले 93 देशों को वैक्सीन भेज दी। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि देश में वैक्सीन की कमी नजर आ रही है। दिल्ली को जितनी वैक्सीन चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है। जी, ये आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है। एक संक्षेप में एक और जवाब दे दें। 1031 की एक हेल्पलाइन भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। देखिए, ये जो हेल्पलाइन है, इसके जरिए कोशिश ये है कि लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा शिकायतें लोगों को मिल रही थी, तो उसका समाधान निकाला जा सके। जी, उसका समाधान निकाला जा सके। पुलकित, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं, आपको अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। संभल कर रहिए, क्योंकि आपके जरिए ही हम वस्तु स्थिति जान पाते हैं।
मेरे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि चर्चा करेंगे कि और सवाल ये होगा कि सांसों पर हम सियासत करने क्यों बैठ गए हैं। जब जरूरत उन सांसों को दिए जाने की है तो हम क्यों अपनी बातें सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश को एक रूप में देखने की कोशिश करें और वो जरूरी उपाय करें जो जरूरी उपाय इस वक्त के लिए जरूरत है। मेरे साथ सचिन भल्ला जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मेरे साथ अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अमित बंसल आईएमए के पूर्व सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही सूर्य कुमार मैथिल बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। सूर्य कुमार मैथिल जी, क्योंकि आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तल्ख सवालों से परहेज मत कीजिएगा। मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं कि हमारे बीजेपी के जो तमाम सम्मानित पैनलिस्ट हैं वो थोड़ा सा नाराज हो जा रहे हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप सत्ता में हैं और जिम्मेदारी आपके हाथ में है तो ये मानना चाहिए कि तल्ख सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मामले नहीं आए, 4 लाख से कम आए हैं। 3,66,000 कोरोना के मामले आए हैं और जो मौतें 4,000 से ज्यादा हो रही थी वो 4,000 से कम हुई हैं, 3,747 मौतें हुई हैं। सूर्य कुमार मैथिल, मैं आपको बधाई दूं या इस पर गुस्सा प्रकट करूं अपना? राजीव जी, ना तो ये समय बधाई देने का है और ना ही ये समय गुस्सा प्रकट करने का है। ये समय एकजुट होकर इस महामारी से, इस आपदा से देश को बचाने का है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में, इस आपदा काल में भी ये विपक्ष जो है वो देश की सभी सरकारों के संग मिलकर काम करने की जगह पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। आप खुद देखिए राजीव जी, केंद्र सरकार किस प्रकार से हर विषय पर पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार से देश और दिल्ली दोनों को गलत जानकारियां दे रही है, दोनों को भटका रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेस की तो मैं बात करना नहीं चाहता कि कांग्रेस ने तो इस देश के सिस्टम को इतना जर्जर कर दिया था कि आज जो ये आपदा काल है, यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो इस देश के अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो आंकड़े हैं 152 मृत्यु पर 10 लाख, वो हम अमेरिका को क्रॉस कर गए होते, रशिया को क्रॉस कर गए होते और इटली को 2,000, 2,500, 3,000 मृत्यु पर 10 लाख पे हम पहुंच गए। सूर्य कुमार मैथिल जी, मुझे आंकड़े मत गिनाइए, मैं वो जानता हूं आंकड़े, और बहुत सारे आंकड़ों पर अलग अलग नेताओं का, अलग अलग दलों का अपना अपना मत होता है। बहुत बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा देश, बहुत ज्यादा आंकड़े आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ने संभालने की कोशिश की, लेकिन क्या गलत कह दिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने? उन्होंने यही बात तो कही, जब हमारे देश के लोगों की जान की कीमत यहां पर नहीं लग पा रही है, उसे बचाने के लिए वैक्सीनेशन को डॉक्टर्स सबसे प्रभावी बता रहे हैं, तो उसे 93 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन पहले देने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? आखिर वो क्या वजह थी? अमेरिका ने नहीं दी, ब्रिटेन ने नहीं दी, फ्रांस ने अब जाके 1 लाख वैक्सीन दी है, उन्होंने पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हम क्यों इस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ज्यादा उलझ गए? राजीव जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर के लिए मुझे पूरे 2 मिनट चाहिए होंगे। लीजिए, आप 2 मिनट लीजिए, और अगर फिर मेरे सवाल आएंगे तो आप खामोश होकर सुनिएगा, क्योंकि लाइन में जाकर लोग लगते हैं। 50 वैक्सीन एक सेंटर पर आती हैं, 100-150 लोगों की लाइन होती है, आदमी लौट के आ जाता है, दूसरे दिन फिर जाता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ऐसी लाइनों में मैं भी लगा हूं और मुझे वैक्सीन नहीं लगी, वापस लौटना पड़ा। यह स्थिति अगर देश की हो गई तो जवाब देना बनता है और आप लोग को सहना भी होगा। देखिए राजीव जी, आपने जो प्रश्न उठाया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए, मैं सहमत हूं। लेकिन आप पहले इस बात को देखिए कि जो प्रश्न दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उठाया कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने पूर्व में विदेशों को एक्सपोर्ट किए हैं, हमने बेची हैं।
तो मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपका पद बहुत गरिमा में है। आप झूठी जानकारियां जनता के सामने मत कहा कीजिए, इससे पैनिक फैलता है। चलिए देखिए राजीव जी, सूर्य कुमार मैथिल जी, सूर्य कुमार मैथिल जी, सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी बात सुनेंगे आप? मैथिल साहब, सुन लीजिए पूरी बात। आपने उन प्रश्न उठाया कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। आपने ये नहीं बताया, ना उप मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि इन वैक्सीन को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनली जो संबंध थे, जो सहयोग था, उसके हिसाब से जो व्यापारिक एग्रीमेंट होते हैं, उनके हिसाब तो पहले ही तय हो जाते हैं। उस आधार पर ये वैक्सीनेशन जो है, जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुए। लेकिन आपके आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि देश के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन दिया है कि 50 लाख वैक्सीन जो बाहर यूके को एक्सपोर्ट होने थे, वो यूके को एक्सपोर्ट नहीं किए गए, वो अपने देश में लगाए थे। हम लोगों ने संबंधों को भी तोड़ा, हमने एग्रीमेंट भी तोड़ा। अपनी देश की जनता के लिए केंद्र की मोदी सरकार जो कर सकती है वो करेगी, हर हालत में करेगी। हमें विदेशों से लेना देना नहीं है। हमारे देश की जनता के लिए जो केंद्र की सरकार करना चाहती है वो जरूर करेगी और हर हालत में। ठीक है, अजय अरोड़ा साहब मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय भाई, कांग्रेस इस वक्त क्या कर रही है? सरकार के ऊपर सवाल तो कांग्रेस उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी जी आपके वो ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए, सांस चाहिए। बहुत बढ़िया राजनीतिक ट्वीट कर दिया उन्होंने, तमाम लोगों ने उसे लाइक भी कर दिया। लाइक और डिसलाइक के इस खेल में कांग्रेस जनता के लिए कहां पर जा रही है? मैं यहां पर आपके साथ हूं, विपक्ष की बात के साथ हूं कि हमारे देश की जनता की जो सेहत है वो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? राजीव जी, हम देख रहे हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, मौतों का तांडव। अस्पताल में जगह नहीं, शमशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं। अभी मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के साथी को, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब डिबेट शुरू हुई, अजीब भैया आपने जब डिबेट शुरू की तो उनसे प्रश्न किया और आपने विपक्ष की कोई बात नहीं की, वो खुद ही शुरू हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी गलती कहाँ पे है। और सरकार का बिल्कुल फेलियर है इसमें राजीव जी। जिस प्रकार से हम इंडिया न्यूज देखते हैं, जब भी हम टीवी ऑन करते हैं, लाशों के ढेर नजर आते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं लोग। हम देखते हैं शमशान में 2 गज की जगह नहीं है। हम देखते हैं एम्बुलेंस नहीं है। और राजीव प्रताप रूडी जो बिहार के सांसद भी हैं, उनके घर पे 40 एम्बुलेंस खड़ी हैं। जब उनसे प्रश्न किया क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया राजीव जी कि हम पे ड्राइवर नहीं है। और उसी बिहार में एक पत्नी अपने पति की लाश को ई रिक्शा में बांध के ले जा रही थी। एक माँ अपने बेटे को ठेली पे लाश लेके जा रही थी और एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी। राजीव जी जवाब देना चाहूंगा इनको। मैं मैथिल साहब आऊंगा आपके, मैथिल साहब नोट करते रहिए, आपके पास भी आ जाऊंगा। तो राजीव जी, आज बड़ा कष्ट होता है जब डिबेट में हम आते हैं और हम आरोप प्रत्यारोप, दिल्ली सरकार ने क्या कहा, केंद्र ने क्या कहा, हम यही सुनते हैं। जहां तक हमारी भूमिका है एज कांग्रेस, हम तो टकटकी लगाए देखते हैं कि दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मिल के समन्वय स्थापित करें और जो मृत्यु हो रही है मृत्यु को रोकें और इस बीमारियों पे अंकुश लगाएं। लेकिन सरकार असफल है। जिस प्रकार से अभी निर्यात की बात हुई, मैं केंद्र सरकार से बात रखना चाहता हूं कि इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने निर्यात किया। जब आवश्यकता अपने देश की थी तो निर्यात की जरूरत नहीं थी, पहले अपना घर देखना चाहिए। आज जिस प्रकार से हॉस्पिटल में आज डॉक्टर, अभी आपने दिखाया सरोज हॉस्पिटल के 80 डॉक्टर कोरोना उनको पाया गया और 12 अस्पताल में है और डॉक्टर A.K. रावत की मृत्यु भी हो गई। तो किस प्रकार से बीमारी फैल रही है और अभी तीसरी लहर आनी बाकी है राजीव जी। हमें सोचना होगा
भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को दिल बड़ा करना पड़ेगा और राज्यों से कोऑर्डिनेट करके हमें आज ये नहीं कहना, हमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने आज दुख होता था, आज ये बात नहीं होती। जिस प्रकार से उन्होंने तारीफ करनी शुरू की आदरणीय मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अरे आज तारीफ की जरूरत नहीं है, आज तो इस बीमारी पे विजय पानी है, हमने कोरोना को मात देनी है और मिलकर देनी है। और जहां तक राजीव जी आपने प्रश्न किया था विपक्ष की भूमिका, हमारी भूमिका ये है, हम सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी पे विजय पाना चाहते हैं। अजय अरोड़ा भाई बहुत अच्छी बात है, आपने आखिरी में ये बात जोड़ दी, लेकिन ऐसे संकेत मिलते नहीं कि आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वो चीज सारी हो रही, इसीलिए तो मैं बात करनी पड़ रही। मैं कोई तल्ख कमेंट आपके ऊपर करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तमाम लोग जो बात कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, एक यूनाइटेड है, वो दिखना भी चाहिए। सचिन भल्ला साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सचिन भल्ला साहब, क्या हो गया हम लोगों को? लचर व्यवस्था है, लाचार व्यवस्था। टेस्ट से लेकर एम्बुलेंस तक हम लाइन लगा रहे हैं, टेस्ट से लेकर एम्बुलेंस तक काला बाजारियों की बल्ले बल्ले है। टेस्ट का रेट क्या है, क्या लिया जा रहा है, कितने दिनों में टेस्ट हो रहा है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन का रेगुलेटर कालाबाजारी किया जा रहा है, एम्बुलेंस मिलने में तमाम ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद अगर आदमी इस दुनिया में नहीं रहता इस पेंडेमिक के चलते, तो शमशान घाट पर भी एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है। हम कितने लाचार हो गए सचिन भल्ला? सर जी, देश में एक सांसद को 4-4 पर्सनल मिलते हैं और 10 गनमैन, 10 रखवाली, 2 रसोइये और 20 बंदों का स्टाफ इनको मिल जाता है। उसके घर में 100 एम्बुलेंस है। उसकी सिर्फ 2 साल से, आपने मीडिया के माध्यम से एक मैं बोलना चाहता हूं कि 2019 के ऊपर, उसके ऊपर डेट लिखी हुई है, 2019 से आई हुई है। 2019 से एक सांसद के घर में 100 एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, जो एक एम्बुलेंस 10 मरीजों को कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करती है एक दिन में। और 100 जो एम्बुलेंसें हैं वो एक दिन में 1000 मरीजों को इधर से उधर उनको उपचार के लिए लेके जाती है। और ये हमारे सांसद जो इतने प्यारे प्यारे सांसद हैं हमारे बीजेपी के, ये इनको तो वो लगता है ना, अभी ये कह रहे थे मैं सियासत नहीं करता, मैं ये नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और 93 जो देशों में इन्होंने दवाइयां भेजी हैं, हमारे यहाँ पे एक तराई मची हुई है और इन्होंने 93 देशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन भी भेजी हैं। ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। क्यों? घर के बंदे तो हम भूखे मर रहे हैं, घर के बंदे तराई हो रही है, मर रहे हैं दवाई के लिए, और ये 6.5 करोड़ बाहर के देशों में दे रहे हैं। इनके बड़े वाहवाही होनी चाहिए, इनकी फेसबुक पे भी वाहवाही होनी चाहिए। तो ये वाहवाही के पात्र है कि इन्होंने 6.5 करोड़ बाहर दे दिया और अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। और 100 जो एम्बुलेंस इन्होंने बेचारों ने पर्सनल रखी हुई है, मुझे लगता है और भी हमारे सांसद हैं बीजेपी के जिन्होंने 2-2, 4-4 अपने लिए रखी हुई है एम्बुलेंस है कि एट ए टाइम इनको जरूरत ना पड़ जाए, मरीज की कोई दिक्कत नहीं। अभी अजय भाई ने बोला था कि विक्षेप है, मैं आपको ऐसी वीडियो दिखा देता हूँ कि हमें रोना आ जाएगा। दुनिया के वहां एक जवान बच्चे की डेथ हुई, उसके बाप ने ऊपर उठा के अपने कंधे पर उठा के 8 किलोमीटर लेके गया उसको शमशान घाट में। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। और जो ये काम कर रही है और ये कह रही है हम तुच्छ राजनीति नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। मैं आज बोल रहा हूँ कि अजय भैया ने भी बोला, मैं कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं एक जनता के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि हाँ हमें मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे को वो नहीं। अभी ये कह रहे जी आम आदमी ने तो ये कहा और कांग्रेस को तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है सचिन भाई, आप वो तमाम बातें कह रहे हैं जो तमाम बातें अगर मैं भी सड़क पर निकलूं तो कमोबेश मुझे भी यही दिखाई पड़ेंगी। मैं भी चाहता हूं कि सिस्टम काम करता हुआ दिखे, सिस्टम के बारे में केवल जानकारी ना हो, वो काम करता हुआ दिखे तो कहीं बेहतर है। डॉक्टर अमित बंसल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन एक हेडलाइंस का वक्त तो चला है। तमाम लोग, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी ने भी जवाब दिया, ये पहले वो सुन लेते हैं। देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में पर कैपिटा ऑक्सीजन दी जा रही है, उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री कहे कि हमें टैंकर भी दे दो, हमें ऑक्सीजन प्लांट भी दे दो, आप अपने सरकारी अस्पतालों में बेड भी बढ़वा दो, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? केवल अगर अरविंद केजरीवाल 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता तो 10 प्लांट आज दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में लग जाते। तो ये ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमेटी इसकी जांच करे कि ये कहां जा रही है।
प्रवेश शर्मा का आपने जवाब सुना। उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए और कहा दिल्ली सरकार तैयार ही नहीं दिखी। दिल्ली में सियासत है, बिहार में भी पॉलिटिक्स फुल। जेपी प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों सरकार पर हावी हैं। पटना के गर्दनीबाग थाने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। थाने में कूड़े की माफिक पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किए और इस सब को लेकर जांच की उन्होंने मांग की। एक ऐसे वक्त में जब एक एक सिलेंडर बमुश्किल हासिल होता है, थाने में अगर इतने सिलेंडर यूं ही पड़े हुए हैं तो ये व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाता है। और बड़ी खबर इसके साथ वैक्सीनाइजेशन को या वैक्सीन को लेकर सरकार ने वैक्सीन पर जीएसटी लगाया, जिस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर अपना ही रुख साफ करती हुई दिखी। उन्होंने कहा जीएसटी से बाहर रखने पर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं है। राज्यों को देते हैं हम जीएसटी का 41% हिस्सा। जीएसटी में छूट से बढ़ सकती है टीकों की कीमत। अगर जीएसटी हमने हटा दिया तो वैक्सीन निर्माता दाम बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने अपना तर्क रखा है। अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पर यह उनका तर्क हो सकता है, लेकिन एक चीज जो जनता को समझ में आती है वो ये कि अगर जीएसटी की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती तो शायद कीमत कम होती। और मेरे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आप लगातार उनकी बातें सुन रहे थे। सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात उन्होंने रखी। अजय अरोड़ा साहब कांग्रेस से, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सूर्य कुमार मैथिल बीजेपी से बात रख चुके हैं। तमाम उनके ऊपर वार हुए हैं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन डॉक्टर अमित बंसल हमारे साथ फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित बंसल, आपसे दो सवाल में एक साथ ही, अनिल बंसल साहब आपसे मैं दो सवाल एक साथ ही जुड़े हुए पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि दिल्ली की स्थिति इस वक्त जो आपको दिखाई पड़ रही है, 23,000 मामले 24 घंटे में आए हैं। क्या दिल्ली अब भी बहुत खतरनाक स्तर पर है? और दूसरा सवाल यह कि ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा हाय तौबा दिल्ली में ही मची और दिल्ली में ही ऐसी खबरें आई बड़े बड़े अस्पतालों से जहां पर ऑक्सीजन के चलते लोगों की जान भी गई। क्या ऐसा कोई उपाय कभी किया नहीं गया कि कोई बड़ा अस्पताल स्टैब्लिश होने से पहले वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मैंडेटरी किया जाता? क्या हमेशा ही तमाम बड़े अस्पताल ऑक्सीजन दूसरे सोर्सेज से ही लिया करते हैं अपने तमाम जरूरतों के लिए? में बहुत हालत खराब है। दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर ही बड़ी हालत खराब है। और बड़ा दुख होता है कि लोग पॉलिटिक्स आपस में बातें कर रहे हैं बजाय इकट्ठा बैठने की। देश में केंद्र सरकार भाजपा की है, उनको आगे बढ़ के अपोजिशन के लोगों को बुलाना चाहिए, चाहे कांग्रेस के हों, जो दूसरे हों, और इस टाइम पर एक दूसरे को एलिगेशन लगाने की बजाय किस तरह से हम इसको मुकाबला करें, किस तरह से दवाइयाँ दें, कैसे ऑक्सीजन दें, उसका हमें सोचना चाहिए। लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, अस्पताल सारे बंद हैं, भरे हुए हैं, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड। अगर मैं आज डॉक्टर हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए हूँ, मुझे कोई तकलीफ हो जाए तो मुझे को अपने लिए बैठने मिलने को तैयार है। कल भी हमारे कई डॉक्टर्स की डेथ हो गई है जो एनडीएमसी से रिटायर हुए थे, और रोज खबरें आ रही है कि डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, मरीजों की डेथ हो रही है, रिश्तेदारों की डेथ हो रही है। एक तरह का माहौल है जिसमें एक दूसरे पर एलिगेशन ना लगा के हमें अरेंजमेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि दिल्ली को 700 यूनिट ऑक्सीजन देनी है तो उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, इतने ये तो बहुत कम लोगों के जो आंकड़ा है उससे बहुत ज्यादा है, लोगों के टेस्टिंग नहीं हो रहे। आम आदमी जो ऑर्डिनरी बीमारी वाला है वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा। अस्पताल में डॉक्टर हम कह तो देते हैं कि डॉक्टर से एडवाइस लो, डॉक्टर है कहाँ? ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत कम है। तो हमारे देश में आधे से ज्यादा नकली डॉक्टर हैं, तो लोग किन के पास जाएंगे? सरकारों को इकट्ठा बैठ के अपनी सारी पॉलिटिकल चीजें बाद में कर लेंगे, इस टाइम सब मिलकर करें कि कैसे इसका मुकाबला करें। ये और इसमें पहल प्रधानमंत्री जी को करनी होगी क्योंकि वो आज देश के इंचार्ज हैं। अगर वो चाहें तो कांग्रेस के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इकट्ठा बुलाएं और एक दूसरे को एलिगेशन करने के बजाय सोल्यूशन निकालें। दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, नहीं तो अस्पताल में दाखिल होकर भी क्या करेंगे? क्या आपको लगता है समय आ गया है कि कोई भी अस्पताल इस देश में हो उसके लिए छोटा या बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाना मैंडेटरी कर दिया जाए? ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। पेंडेमिक पहली बार ऐसा आया तो किसी का आइडिया भी नहीं था कि इस तरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी। दिल्ली में RML, सफदरजंग, एम्स
में यार ऑक्सीजन के अरेंजमेंट किए गए हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, तो इसलिए ब्लेम ना करके सब लोग इसको बनाएं और आगे आने वाले टाइम में इस तरह के रूल्स बनाएं। थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव में होना कुछ नहीं है, हमें सावधानियां बरतनी है, अरेंजमेंट इंप्रूव करने हैं, अस्पताल के बेड बढ़ाने हैं, मेडिकल पर्सनल को अपॉइंट करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, जब केसेस बढ़ेंगे, अस्पताल भर जाएंगे। जैसे सूरज में 80 डॉक्टरों को कोविड हो गया, अगर ऐसे एम्स में 100-150 डॉक्टरों को कोविड हो गया तो क्या करेंगे? तो हमें अपने सब डॉक्टरों को, पैरामेडिकल को प्रोटेक्शन देनी है, जनता को प्रोटेक्शन देनी है। थर्ड वेव आएगी, उसका मुकाबला करेंगे सब मिलके। अगर एक दूसरे को एलिगेट करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर एक दूसरे के खिलाफ यूं ही बोलते रहेंगे तो हासिल कुछ नहीं होने वाला। सूर्य कुमार मैथिल साहब, तमाम आरोप लगे हैं आपके ऊपर, कांग्रेस की तरफ से भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी वही बात कह रहे थे, और इसके साथ तमाम अलग अलग सेक्टर से भी यही बातें आ रही हैं कि हम सिस्टम को जमीन पर उतारने में असफल रहे। पहले आप उन तमाम बातों का जवाब दे लीजिए जिसके लिए आप हाथ उठा रहे थे। देखिए राजीव जी, अभी कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि शमशान भरे हैं, कब्रिस्तान भरे हैं, मैं देख रहा हूं कि पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, हम दूर से बैठे हुए देख रहे हैं। नहीं, आप दूर से बैठे हुए नहीं देख रहे हैं, आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस के नेता एक रेस्टोरेंट से, ऑफिस से ऑक्सीजन के कॉन्संट्रेटर मिल रहे हैं, जो कि 20-20 हजार रुपए के कॉन्संट्रेटर 70-80 हजार रुपए के वो बेच रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर तो बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 850 करोड़ रुपए की लागत है उसकी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जहां इतनी स्थिति खराब है, वहां पर जो आपके विधायक निवास बन रहा है वह 900 करोड़ रुपए की लागत है। आप पहले अपना समय देखिए सर। केंद्र की सरकार मेहनत कर रही है, काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब मैं आना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सचिन भल्ला जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, ऑक्सीजन पे भी कही और वैक्सीन पे भी कही। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपके मंत्री के घर पे 650 सिलेंडर मिले हैं, ऑक्सीजन के 650 सिलेंडर मिले हैं, जहां दिल्ली एक एक सिलेंडर के लिए, एक एक जान के लिए लोग घंटों लाइन में लगा रहे हैं, वहां इनके मंत्रियों के घर पर सिलेंडर मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। और एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, छोटा सा आंकड़ा है राजीव जी। और राजीव जी, आंकड़ा ये है कि दिल्ली को जो सप्लाई कर रहे हैं केंद्र से, वो कर रहे हैं 730 मेट्रिक टन, जबकि जो आंकड़ा है सक्रिय कोविड मरीजों का वो है 90,629। यूपी को है 2,26,000 का आंकड़ा है वहां पे मरीजों का, और वहां पर हम दे रहे हैं 753 टन। हरियाणा में 1,13,000 पे हम दे रहे हैं 162 मेट्रिक टन। आंध्र प्रदेश में 1,70,000 पे हम दे रहे हैं 440 मेट्रिक टन। और मध्य प्रदेश के अंदर 89,000 पे, मात्र 89,000 पे, जैसे दिल्ली के बराबर की स्थिति है, वहां 543 मेट्रिक टन। ये स्थिति है। दिल्ली को उसके कोटे से ज्यादा, उसके सक्रिय मरीजों से ज्यादा जो है ऑक्सीजन सरकार दे रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहां जा रहा है? हाईकोर्ट में ये क्यों डिनाई करते हैं कि ऑक्सीजन का ऑडिट नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता लगे हुए हैं ऑक्सीजन की कालाबाजारी में। इनके मंत्रियों के घर पे ऑक्सीजन सिलेंडरों का जखीरा है, ये लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ राजीव जी, एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बेशर्मों की तरह। एक ही वेंटिलेटर इन्होंने पिछले 1 साल में नहीं खरीदा, 1400 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च में 50 करोड़ रुपए के 3 स्लॉट और खर्च किए इन्होंने विज्ञापनों पे, लेकिन एक भी ऑक्सीजन का वेंटिलेटर नहीं खरीदा, एक भी बेड नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार जब से अपने हाथ में लिया है, उसके बाद से मैं आदरणीय केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर साहब हर्षवर्धन जी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने दिल्ली को 3000 बेड दिए हैं अभी में। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने 1200 बेड दिए हैं अभी तक। आप राजनीति करते हैं कोरी, मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कूड़े का ढेर बना हुआ है इस समय में। ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जहांगीरपुरी की मैं बात बताऊं, बुराड़ी की मैं बात बताऊं, वहां पर हॉस्पिटल है। जहांगीरपुरी में बाबू जीवनराम हॉस्पिटल है, मेरे क्षेत्र में आता है, वहां पर इन्होंने वैक्सीनेशन जो सेंटर है वो हटा दिया है। ये केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। इनका ऑडिट होना चाहिए,
आम आदमी पार्टी के नेताओं पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये जनता में पैनिक फैला रहे हैं, सिस्टम को खराब कर रहे हैं और केवल केंद्र के जितने भी कदम हैं उनको हर हालत में फेल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना फैले और दिल्ली की जनता परेशान होती रहे। ये गिद्धों की तरह बैठे हुए हैं। केवल और केवल दिल्ली की जनता की मौतों के जिम्मेदार यदि कोई है तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं। ये लोग आपने बोल लिया, सूर्य कुमार मैथिल साहब बोल लिया आपने। वेंटिलेटर नहीं खरीदे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीदे, सूर्य कुमार हर गली हर चाय पे बड़े बड़े बोर्ड आप सिलेंडर ट्राई कर रहे थे ना, आपने बेचे थे, आपने पैसे लिए दिए थे, आपको सारी नॉलेज है, आपको हर चीज की नॉलेज है सर। अब 2 मिनट मुझे बोलने दो। आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं। संजीव झा जवाब दीजिए जल्दी, फिर अजय भाई को वैसा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी और हरियाणा में बीजेपी शासित एरिया है, ये आपको सबको लोगों को पता है। यमुना जी में आज कितने हरियाणा से शव बहते हुए दिल्ली में आए हैं, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। और आप हरिद्वार यूपी में, उत्तराखंड या कहीं में भी जा रहे हो और वहां जाके देखो कि जो शव यमुना जी में और गंगा जी में बहाए जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके पास दवाइयां ना है नहीं, इनके पास आंकड़ा है नहीं कितने लोग मर रहे हैं। फिर आगे से इनके पास 12 ड्राइवर, 12 स्टाफ एमएलए ने ले रखा है। एक गाड़ियां उन्होंने अपनी घर पे खड़ी कर रखी है। मुझे लगता है हमने अपने प्रोग्राम का नाम गलत नहीं रखा था, सांसों पर सियासत। देखिए जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहा हो वो अच्छी तरीके से देख रहे, पूरे आंकड़े मिलेंगे, पूरे दावे मिलेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं मिलेगा। और उसी कुछ को तलाशने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए थे। यही वक्त था जब सरकारों को आपस में मिलकर खड़े हो जाना चाहिए था। यही वक्त था जब सरकारों को आपस में मिलकर आम आदमी को वो जरूरी चीजें मुहैया करा देनी थी जो जरूरी थी। आप लोग करते रहिए, लगे रहिए, यही सब देखती रहती है जनता। अजय अरोड़ा साहब, वो क्या उपाय हैं जो कांग्रेस अपने शासित राज्यों में अपना रही है? क्या कर रही है कांग्रेस राजस्थान में, क्या कर रही है कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके? वो कौन सी चीजें हैं? और मुंबई मॉडल की तारीफ अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो क्यों नहीं उससे हमको सीखने की जरूरत अब बनती है? बिल्कुल राजीव जी, परसों भी सोनिया गांधी जी ने कहा था कि संसदीय बैठक की जाए, मिलके बात की जाए। हम तो मिलके बात करने को तैयार हैं। इस प्रकार से भी सचिन भल्ला जी ने बात की कि नदियों में, गंगा में लाशें डाल दी गई। अरे मैं तो कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के होते ही सब हो रहा है। और एक होती है भाषा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा देखिए, देखिए भाषा, देखिए अजय भाई, भारतीय जनता पार्टी का तरीका देखिए बीच में। अजय भाई ऐसा है, अजय भाई ऐसा है, ठीक है। सूर्य कुमार मैथिल, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सचिन भल्ला, सूर्य कुमार मैथिल, मैं ठीक है, मैं आता हूँ। अजय जी आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने यहाँ पर एक तंज कसने की कोशिश की है। आपने भी इस वक्त राजनीतिक कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन मैं डॉक्टर अमित बंसल को लाना चाहूंगा। डॉक्टर अमित बंसल, ये सरकार के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस बीच में एक खबर यह भी आई कि सरकार ने डीआरडीओ के जरिए एक ऐसी दवा का इजाद कर लिया जिसे 2DG कहा जा रहा है और 110 लोगों पर इस्तेमाल किया गया तो 4 से 5 दिन में वो नेगेटिव आ गए। ये शायद कोरोना की पहली ऐसी दवाई बनी है विश्व में जो अकेली दवाई से कोरोना को ठीक कर रही है, वरना कोरोना के अलग अलग सिम्टम पर एक क्लब ऑफ मेडिसिन के जरिए इलाज किया जाता था। कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी ये दवाई? सर ये बीजेपी वालों को सिर्फ एक सवाल, डॉक्टर अमित बंसल, कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली है 2DG दवाई कि सांसों पर सियासत खत्म हो? मैं यही बता रहा हूँ कि कोरोना एक नया वायरस है और इसमें बहुत म्यूटेशन हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी कहना होगा कि ये दवाई रामबाण है। अगर दवाई बन गई है तो बहुत अच्छी बात है, इसको यूज भी करना चाहिए, लेकिन बहुत प्रीमेच्योर होगा कि ये कोरोना को खत्म कर देगा। कोरोना से बचने का मेन तरीका हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अच्छे से पहनना और पैनिक ही नहीं फैलाना। कोरोना की असली लड़ाई यही है, दवाइयां अवेलेबल हो, क्योंकि सीरियस मरीज तो बहुत कम है, जो मीडियम केसेज हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा।
उनको अस्पताल नहीं मिल रहे, उनको बेड नहीं मिल रहे। ठीक है, आज सबको हमारी बढ़ाने की बेटियों ने- जरूरत है, दवाइयों का विकास बहुत जरूरी है। और अपने तमाम मेहमानों से और उनके राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर मेरा भी विनम्र निवेदन, अब वक्त आ गया है, कुछ महीनों के लिए सही तमाम देशों को भूल जाया जाए, देश को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जाए। ये देश बचेगा ना तो राजनीति भी बचेगी, अपने दावे भी बचेंगे और अपने समर्थक भी दिखाई पड़ेंगे आपको। नहीं तो अगर देश नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचने वाला। आप सब साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।